एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए ना मैंने कुछ 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। मतलब ये कि मैंने सोचा कि बजाय वीडियोस बनाने के हर एक टॉपिक पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत थोड़ा थोड़ा देखना होता है, तो ऊपर पूरा टॉपिक पूरी वीडियो बनाने के बजाय मैंने उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सूरत में ये लोगों के लिए ना एक रिवीजन के तौर पे ये वाली जो है प्ले लिस्ट ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी कि आपकी बहुत से टॉपिक की रिवीजन इसी के अंदर हो रही होगी, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखते हैं जी, इसके पहले पॉइंट में क्या लिखा है मैंने। एक तो ये फ्रांसिस गाल्टन था, फ्रांसिस गाल्टन, इसने जो ये बहुत बड़ा सपोर्टर था कि जो हेरिडिटी है ये एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है बच्चे की ग्रोथ में। बेसिकली आपको पता होगा कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना, उसके अंदर दो फैक्टर होते हैं, हेरिडिटी भी होती है, इन्वायरमेंट भी होती है। हेरिडिटी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा जो है ना वो अपने वालदैन से लेके आ रहा होता है। जैसे बच्चे की जो, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे की जो बॉडी का रंग कैसा है, आंखें कैसी हैं, उसके बाल कैसे हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको वालदैन से खसूसियात मिलती हैं, ये हेरिडिटी होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं कि समहाउ जिसके वालदैन ज़हीन हैं तो वो बच्चे भी ज़हीन ही होते हैं। अब ये जो जो कहता था ना कि हेरिडिटी का इंपॉर्टेंट रोल है, वो फ्रांसिस गैल्टन कहता है। लेकिन इसका दूसरा नज़रिया भी है कि इन्वायरमेंट का भी बहुत प्ले, मैं अगर मुझसे ज़ाती तौर पर पूछा जाए तो ये दोनों इक्वल हैं, या इसकी हेरिडिटी की कम है, क्योंकि इंसान को जब ट्रेन, जैसे वो कहता है जेबी वाटसन कहता है कि मुझे डोजन्स ऑफ पीपल आप दे दो, बच्चे दे दो, तो मैं उनको जैसा चाहो मैं बना दूंगा। अगर आप चाहोगे तो मैं भिखारी बना दूंगा, चाहो तो आप मैं उसको डॉक्टर बना के दे दूंगा, मैं इंजीनियर बना के दे दूंगा, जिस तरह का चाहो मैं बंदा बना। क्योंकि आप जिस तरह के बच्चे को इन्वायरमेंट देंगे, अमीर का बच्चा अमीर क्यों होता है, अफसर का बच्चा अफसर क्यों होता है, क्योंकि उसने शुरू से एक इन्वायरमेंट मिला हुआ है। गरीब के बच्चे में कोई 90% गरीब ही रहते हैं, या उसी तरह से लोअर मिडिल क्लास में ही रहते हैं, कोई 10% बच्चे निकल जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा मिला है उसको, फैसिलिटीज़ उसको, इन्वायरमेंट ऐसा मिला है कि गरीब के बच्चे ने जो है ना उसको हर चीज़ खींचने वाली होती है कि तूने नीचे ही रहना है, और अमीर के बच्चे को हर चीज़ ऊपर लेके जाने वाली होती है। जो कहते हैं ना कि अपना दोस्त वो बनाओ जो आपसे स्मार्ट हो। अब अमीर लोगों के तो दोस्त भी होंगे जो उनसे स्मार्ट होंगे, उनके ताल्लुकात भी वो होंगे जो उनसे स्मार्ट लोगों के साथ होंगे, वो उनसे सीखेंगे, वो आगे निकलेंगे, मोटिवेशन मिलेगी। गरीब के बच्चे के दोस्त भी छोटे होंगे, गरीब होंगे, उसके जो है खुद निकम्मा तो निकम्मे मिले। मतलब एक जनरल चीज़ है कि बच्चे को आप जिस तरह के इन्वायरमेंट देंगे तो वो उस तरह बन जाएगा। तो ये एक डिस्कशन थी, ठीक है। इसके बाद है कि वो कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये जो बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECE, ये हमारे पाकिस्तान में जो है ना 3 से लेकर 6 साल तक की एज है, इसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं। और ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो मकसद है ना, वो बेसिकली ना बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, बच्चों की सिर्फ इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, मॉरल डेवलपमेंट नहीं है, बच्चे कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, सोशल डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है। ये सभी हैं, कोई एक चीज़ का टारगेट नहीं किया गया, बल्कि बच्चे की मुकम्मल डेवलपमेंट के लिए ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन का जो है कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है। सेकंड है गुड टेस्ट विल हैव वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी। ये जो टेस्ट होते हैं, डिफरेंट पेपर्स होते हैं, तो टेस्ट अच्छा कौन सा होगा? वो टेस्ट अच्छा होगा जिसके अंदर जो है वो वैलिडिटी, यानी जो वो टेस्ट जो वैलिड होगा, जिसकी वैलिडिटी होगी, जिसकी रिलायबिलिटी होगी। और ये वैलिडिटी रिलायबिलिटी के अलग से वीडियोस हैं, मैंने चाहता कि मैं थोड़ा सा इधर, रिलायबिलिटी होती है कि कंसिस्टेंसी हो, यानी अगर एक दफ़ा बच्चे से पेपर लिया अगली दफ़ा ले तो फिर भी उतने ही नंबर, को 2-4 का फ़र्क आ जाए उतना ही हो। वैलिडिटी के मतलब ये होता है कि जो कंटेंट पढ़ाया उसी में से हो, जो बात कही गई है वही बात हो, तो मतलब ये इस तरह हो। ऑब्जेक्टिविटी यानी उसका कोई मकसद भी हो, एम ही कोई ना हो। यूजिबिलिटी उसको बार बार यूज़ भी कर सकें, ठीक है, तो ये होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ये होता है कि एंथ्रोपोलॉजी ये आजकल एक सब्जेक्ट भी है एंथ्रोपोलॉजी, और इसके अंदर ये होता है कि किसी भी इंसान को, लोगों को समझना, उनकी हैबिट्स को, आदात को, उन कल्चर को, उनके रहने सहने को, बात करने के अंदाज, किसी भी नेशनल कौम को समझना, उनके लोगों को समझना, उनकी यूनिकनेस को समझना, इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल जो है ना वो सेल्फ रियलाइजेशन, जहाँ कहीं भी ये बहुत कि सेल्फ रियलाइजेशन के खुद ही का कंसेप्ट आपको पता है किसने दिया था? अल्लामा इकबाल ने दिया था। सेल्फ रियलाइजेशन होती क्या है? अपनी ज़ात को पहचानना, अपने आप को रिकग्नाइज करना, मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है, वाई आई एम हेयर, वाई मी, ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर यानी अल्लामा इकबाल ने बहुत काम किया था। 6 पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू सुकराट्स एजुकेशन इज़ द सर्च ऑफ ट्रुथ। ये जो सुकरात था ना, इसने सारी ज़िंदगी जो कोशिश की ना कि वो सच्चाई की तलाश की, इसको कोशिश की कि ये जो लोग कहते हैं ये झूठ होता है, ये लोगों से सवाल करता था, मतलब ये चलता फिरता ही ना सवाल करता रहता था, लोग इसके जवाब देते, फिर ये जवाब से फिर सवाल करता रहता था, यानी सवाल करता जवाब देता, इस तरह करके ना, क्योंकि इसलिए कहा गया कि सवाल के अंदर ना वो आधा इल्म जो है सवाल में है। तो इस सवालों के ज़रिए ये सच्चाई, हकीकत
तक, टो तक किसी भी मामले की जाना कि यानी सर्च ऑफ ट्रूथ, जो एजुकेशन की डेफिनेशन है ना, ये इसकी है, सुकरात की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी दो तीन कंसेप्ट देता जाऊँ कि पहला जो मदरसा था ना, अरकम, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वसल्लम के एक सहाबी हैं, और मक्का के अंदर इनके घर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुफिया तौर पे तबलीग किया करते थे। जब काफिरों की पाबंदी थी, खुलेआम नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पे जाके ना तबलीग किया करते थे। वो अरकम रज़ी अल्लाह ताला, मक्का के अंदर अगर पूछे ना तलीमी दरसगाह कौन सी थी, तो वो अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। फिर उसके बाद जो है ना वो मदीना में आ गए, तो मदीना में मस्जिद नबवी के अंदर एक चबूतरा, चबूतरा कहते हैं जैसे छप्पर सा नहीं होता, छप्पर, वहाँ पे उसको नाम दिया सूफ़ा, अरबी में सूफ़ा कहते हैं। उसके अंदर जो है ना वो एक पहला मदरसा जो है, इस्लामी मदरसा कायम किया गया, और यहाँ पे बाकायदा खाने पीने का इंतज़ाम होता था, लोग यहाँ पे रहते थे, वसल्लम तालीम देते थे, और वो लोग जब तालीम हासिल कर लेते तो वो वसल्लम उन्हें डिफरेंट इलाकों के अंदर जो है कबीलों के अंदर, इलाकों के अंदर भेज देते, वो वहाँ पे जाके तबलीग करते। तो ये जो है ना वो उसको, उस जगह को सूफ़ा का नाम कहते थे। आपसे इस सूफ़ा के मतलब बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं कि सूफ़ा कहाँ पे है मस्जिद नबी में, मतलब क्या है, चबूतरा है यहाँ पे, वो वाहिद ये रेजिडेंशियल थी साहबा की जगह, यहाँ पे 70 तक साहबा कराम रहे हैं, यहाँ खाना पीना भी मिलता था, डिफरेंट सीखने के बाद डिफरेंट इलाकों में वसल्लम इनकी ड्यूटीज़ लगा देते थे। इसके बाद जी है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी सच्चाई को जो है ना दोबारा तमीर, सच्चाई की तमीर नौ, सच्चाई की तमीर, तजर्बा की तमीर नौ, बार बार तजर्बे करना, नई चीज़ निकालना, ये जॉन डेवी का कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद है तीन कंसेप्ट हैं, फार्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फार्मल एजुकेशन। फार्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है कि जिसके अंदर लर्नर किसी भी प्रॉपर कॉलेज, स्कूल, किसी भी जगह पे जाता है, एक ख़ास जाने का टाइम होता है, ख़ास आने का टाइम होता है, यूनिफॉर्म भी होती है, रिजिड रूल्स होते हैं, अटेंडेंस लाजमी होती है, कोर्स आउटलाइन की हुई होती है, एट द एंड डिग्री मिलती है, एग्ज़ाम होते हैं, वाइबा होता है, यानी हर चीज़ के अंदर एक रिजिड, एक रूल्स, एक हर चीज़ एक प्रॉपर तरतीब होती है, उसको कहते हैं फार्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है कि जो हम चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। यानी कभी भी कहीं भी कुछ भी लर्न कर रहे होते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये होती है कि जिसके अंदर जो है ना वो कुछ रिजिड रूल्स नहीं होते, रूल्स आर फ्लेक्सिबल, रूल्स आर फ्लेक्सिबल, मतलब ये नहीं कि इस टाइम जाना है, इस टाइम आना, नहीं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, एग्ज़ाम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और डिस्टेंस लर्निंग भी होती है, घर बैठ के भी कर लो, कंप्यूटर के ज़रिए तालीम हासिल कर लो, यानी कुछ आसानियाँ होती हैं, रिजिड सख्तियाँ नहीं होती। तो ये होती है नॉन फार्मल, यानी कि कोर्सेज करना, वर्कशॉप करना, सेमिनार अटेंड करना, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना, यहाँ यानी प्रॉपर यहाँ सर्टिफिकेट दीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है लाजमी, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल बाउंडनेस नहीं होती, तो नॉन फार्मल एजुकेशन होती है। उसका 13 है ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। किसी भी शख्स का उसके बॉडी के स्ट्रक्चर का बढ़ना, यानी जैसे बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसकी विड्थ बढ़ रही है, चौड़ा हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, इसके अलावा वेट बढ़ रहा है, उसका जो है बॉडी पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं, तो ये उसकी जो होती है ना, ये इसको ग्रोथ बोलती हैं। और ये बच्चे की पैदा होने से लेके ये डेथ तक ये चलती रहती हैं। हाँ, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुसलसल चलता रहता है, डेथ तक जाता है, और इक्वली होती है। अब ये नहीं कि एक हाथ बड़ा हो गया पहले, फिर दूसरा हाथ शुरू हो गया, ना, इक्वली हर चीज़, टांगे ये नहीं एक टांग अभी हो गई है, कुछ अर्से बाद दूसरी टांग हो जाएगी, नहीं, कंटिन्यूस होती है, इक्वल होती है। हाँ, यहाँ भी ये भी याद रख लें कि किसी कुछ टाइम के बाद ये स्टेबल हो जाती है, यानी आपका कद एक टाइम के बाद कद रुक जाएगा, ठीक है। बल्कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोगों की हाइट कम हो जाती है। 5.4 फुट मेरा कद है, तो मुझे पता है जब मैंने बुढ़ापे में होना है 1-1.5 इंच तो कम हो ही जाना है। इंसान का जिस्म सिकुड़ता है बुढ़ापे में, फिर वो बचपना की तरफ झुक जाता है, इंसान की हड्डियाँ बेंट हो जाती हैं। अच्छा, डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। इसके अंदर ग्रोथ वाली सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर होता है हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, हमारी ग्रूमिंग, हमारा जो चीज़ों को लर्न करना, अपनी ज़ात को ग्रो करना, चीज़ों को समझना, ये होता है। इसी तरह हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, इसके ऊपर बात हो गई है मेरा ख्याल है पहले ही, ठीक है, वो उतनी काफ़ी है। JB वाटसन की मैंने वो बात आपको वो भी बता दी है कि उसने कहा मुझे जियो जो बच्चा दे मैं उन्हें तो बढ़ा दूँगा। 17 ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, किसने बात की थी? अरिस्टोटल ने कहा था कि इंसान जो है समाजी जानवर है, जानवर की तरह ही है। बहरहाल हम तो नहीं कहते हैं, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो ये बात पूछ जाते हैं कि किसने कहा था कि इंसान इज सोशल एनिमल, तो वो अरिस्टोटल ने कहा था। फिर उसके बाद पॉइंट्स है जी, नॉन डायरेक्टिव गाइडेंस कंसेप्ट। ये ना काउंसलिंग की ना 3 टाइप्स हैं, इसको हम गाइडेंस के बजाय काउंसलिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे ना। तो काउंसलिंग की 3 टाइप हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, और उसके अलावा एक क्या है, एक और भी थी यार, वो जो जो इसने दी थी,
भूल गया। अच्छा, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि जिसके अंदर ये कार्ल रॉजर्स ने दी थी, जिसके अंदर ये होता है कि अगले बंदे को, यानी वो बंदा बोलेगा, वो बंदा बोलता रहेगा। मतलब मैं, मेरे पास कोई बच्चा आता है ना, कोई अपना मसला लेके आता है, तो मैं उससे सिर्फ सवाल करूँगा, जवाब नहीं दूंगा। मतलब अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अगर ऐसे कर लेते तो, ऐसे कर लेते तो। बच्चा अपना, जब मैं सिर्फ उसको रियलाइज़ करता रहूँगा और बच्चा अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही फाइंड करेगा। इसको कहते हैं नॉन डायरेक्टिव। यानी मैंने बच्चे को सोल्यूशन नहीं बताया, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन बच्चा सोल्यूशन की तरफ खुद ही बढ़ रहा है, तो इसको नॉन डायरेक्टिव गाइडेंस कहेंगे। इसी तरह गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होती है? गाइडेंस ये होता है कि जब हम किसी भी शख्स को गाइड कर रहे होते हैं, किसी भी शख्स की रहनुमाई कर रहे होते हैं, गाइडेंस होती है कि एक सेमिनार हो रहा है एक जगह पे, और उस सेमिनार के अंदर जो है वो, अच्छा काउंसलिंग में ये होता है कि एक सेमिनार हो रहा है, उस सेमिनार के अंदर जो है ना वो मतलब आप मुख्तलिफ लोगों, बहुत सारे लोग हैं, आप उनको गाइड कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, बच्चों को उससे रहनुमाई ले रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ होती है जिसे गाइडेंस कहते हैं। ये गाइडेंस बहुत से लोगों की एक टाइम के अंदर हो सकती है, और उसमें अंदर जो है ना वो कोई भी हो सकता है, जो भी नॉलेज वाला, मोर नॉलेजेबल बंदा है वो आके गाइड दे सकता है। टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, उस्ताद, कोई भी हो सकता है। काउंसलिंग जो होती है ना ये 1 to 1 होती है, एक बंदा एक टाइम के अंदर जो है वो बताएगा, और वो जो है ज़्यादा नॉलेज वाला, तजर्बे वाला बंदा जो है वो किसी दूसरे कम तजर्बे वाले बंदे को उसके जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन बताएगा। 1 to 1 होगा, खुफिया होगा, कि उसके बाद आउट नहीं होगी, और ये एक सेशन में नहीं, बहुत से सेशन हो सकते हैं, इसे काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है जी ये टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ना, ये 1959 में जो एजुकेशन कमीशन आया था ना, एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का दूसरा एजुकेशन कमीशन जो आया था 1959 के अंदर, ये उस वक्त अयूब खान सदर था, और एस एम शरीफ ये आई थिंक सेक्रेटरी था, और उन्होंने ये दिया था। और उसके अंदर जो है ना इन्होंने कहा था कि जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन है और टेक्स्ट बुक बोर्ड है ना, ये बनाए जाएंगे। ये बने तो 1962 के अंदर थे, और 1959 के अंदर इनको ऐलान किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट इतने बोर्ड बने हुए हैं ना, हमारे हर डिवीजन के अंदर एक बोर्ड होता है, तलीमी बोर्ड होता है, जो 9, 10, 11, 12 के एग्ज़ाम लेता है, कंडक्ट करवाता है। तो वो बोर्ड जो है ना वो 1959 की पॉलिसी में ऐलान किया गया, 62 के अंदर बने थे। इसी तरह ये टेक्स्ट बुक बोर्ड जो बुक्स प्रिंटिंग होती हैं वो भी तब हुआ था। ठीक है, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह इसके बाद फिर आगे 21 से आगे फिर 20 पॉइंट चलेंगे।